Guys, go through last lecture notes. Last lecture, perhaps we have finished that Fisher projection part. गाइस एक होम असाइनमेंट 4 पर जाइए, क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट करिए. डू नॉट चेक द आंसर, वट एवर आंसर यू गेट राइट इन चैट बॉक्स. होम असाइनमेंट 4 क्वेश्चन नंबर 10, ऑल ऑफ यू. Okay, 4 question number 10. होम असाइनमेंट 4 क्वेश्चन नंबर 10. आप आ रहा है कुछ? सर 1 मिनट. Do not check the answer. Whatever answer you get, you try to write. जो आपको अगर एक्सप्लेनेशन भी आप लिखोगे तो इट विल बी वेरी गुड. Part A, somebody is asking part A or part B. Part A बेटा, जहां पर लिखा इफ ऑप्टिकल रोटेशन, वो वाला क्वेश्चन. पा रहा है? वेरी गुड.
देखो बड़ा सिंपल है, अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, पहली चीज है ऑप्टिकल रोटेशन जो है ना, ऑप्टिकल रोटेशन इज एक्चुअली एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। आप इसको थ्योरेटिकली नहीं निकाल सकते, डेटा से ही आप उसको कुछ कंक्लूड कर सकते हो। कैसे कंक्लूड करते हैं? अगर मान लीजिए कि मैं बोलूं ए एंड बी ये आपस में इनइंशियोमर्स हैं, इनका मतलब है कि ये अपोजिट कौन ऑप्टिकल रोटेशन वाले होंगे। अगर ये मैंने कह दिया, जैसे यहाँ दिया हुआ है +36, तो बताइए बी के लिए क्या होगा ऑप्टिकल रोटेशन? -36। बस इतना प्रिडिक्शन हमको अलाउड है। ठीक, एक और अलाउड है क्या, कि अगर मान लीजिए कि कोई लेटर से सी आइसोमर है इन्हीं का, और वो मेजो है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ये 36 है 42 है क्या है, ये ऑप्टिकल रोटेशन कितना होगा इसका? 0। 0 डिग्री, इनएक्टिव होगा ना वो। तो बस हमको केवल ये देखना होता है कि जो पूछा गया है वो मेजो ना हो, और अगर मेजो है तो 0 हो जाएगा, और इनेंशियोमर है क्या, इसके अलावा हम थ्योरेटिकली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अब इसमें देखो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ClH ClH CH3 its optical rotation is given as 36 degree. Okay, now what is the another one? Unfortunately, this another one is not the standard form, so it will be little difficult for you to predict just by observing. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे, ये चेक करने के लिए कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फिशर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड फिशर? वर्टिकल लाइन में क्या होना चाहिए, कार्बन चेन, और ये क्या क्या होना चाहिए, मोस्ट ऑफ। तो वर्टिकल लाइन क्या होनी चाहिए, कार्बन चेन। ये बताइए क्या ये मिथाइल ऊपर कार्बन चेन है? तो नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, मिथाइल को वहां लाएंगे। बट क्या एक इंटरचेंज अलाउड है? नो सर। कितने नो इंटरचेंजेस सर। होने चाहिए कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन रखने के लिए? 2। इवन तो फिर Cl को पहले यहाँ लाओ और फिर Cl को H से एक्सचेंज कर लो। तो इसी का नेक्स्ट फॉर्म आप ऐसा लिख सकते हो, CH3 here, Cl here, H here, Cl H here, CH3। इज इट मेजो? यस सर। ये मेजो निकल गया, इसका मतलब इसका ऑप्टिकल रोटेशन कितना होगा? 0 डिग्री। 0 does not matter whether they give this data or not। ये डेटा तभी यूजफुल होता जब हमारा ये कंपाउंड इनेंशियोमर हो जाता। कॉपी कर लो इसको। सबने कॉपी कर लिया? किसी को कोई कंफ्यूजन है? Should I remove this?
Yes, sir. Yes, sir. Guys, many times we have said this एक word है configuration. Can anybody tell me what is exactly configuration? Anybody? कोई बता सकता है कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? अरेंजमेंट। वेरी गुड। किसका अरेंजमेंट? कार्बन एटम्स। चल, इसका एक नोट लिखिएगा बेटा सब लोग। The arrangement of atoms or groups. The arrangement of atoms or groups in the space. The arrangement of atoms or groups in the space that characterizes. The arrangement of atoms or groups in the space that characterizes a stereoisomer. The arrangement of atoms or groups in the space that characterizes a stereoisomer is called its configuration. Is called its configuration. If you recall, हम लोगों ने theoretically already एक किया हुआ है RS nomenclature. ठीक है, इसको Yes. हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन. एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन. लेकिन जब ये डेवलप नहीं हुआ था ना, उससे पहले हम लोग एक दूसरा कॉन्फ़िगरेशन करते थे, जिससे मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्फ़िगरेशन निकल आता था. सो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन. Relative configuration. Relative quality. Please note, small d small l अलग था, इसीलिए वहां पर हाईलाइट किया था हमने कि small d small l लिखो. Now it is capital D capital L. Nomenclature. Although they do not ask much questions from this relative configuration, but still we have to write. So एक छोटा सा नोट से स्टार्ट करते हैं इसको. Are you ready? ये कॉपी कर लो आप सबसे पहले. सर Yes, बेटा. कॉल लीड्स के बाद क्या था? Call its configuration. ओके सर. लिखिएगा. When no method was available, when no method was available
to determine when no method was available to determine the actual arrangement of atoms or groups, when no method was available to determine the actual arrangement of atoms or groups in the space of a stereoisomer, when no method was available to determine the actual arrangement of atoms or groups in the space of a stereoisomer. यहां तक सबने लिख लिया बेटा? Or should I repeat? Of a stereoisomer, glyceraldehyde. Look at the screen. Glyceraldehyde was taken as an arbitrary standard. इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है. क्या आप लोग देख सकते हो? इस पे एक कायरल कार्बन है. Yes, sir. Glyceraldehyde was taken as an arbitrary standard, and configuration of various stereoisomers, configurations of various stereoisomers were studied with respect to this. देखिए इसका जो फॉर्म है वो मैं ऐसा ड्रॉ कर देता हूं. इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं जब, तो इसको मैं भी लिखा दूंगा. इसको बोलते हैं डी फॉर्म. याद रखना ये कैपिटल डी है और ये थ्योरेटिकल वे है, ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है. अब इसको अगर ऐसा रिप्रेजेंट किया तो इसको हम बोलते हैं एल फॉर्म. ठीक है. एक्चुअली फ्यूचर में चैप्टर आएगा बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट्स में ये वाला जो फॉर्म होता है इस तरह का, वो उसमें रिप्रेजेंटेशन होता है. तो उनको डी या एल लिखने में ये वाला मेथड बड़ा यूजफुल होता है. ठीक है. सो लेट मी गिव यू नोट फर्दर. और ये याद रखना ये मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है. इसका पलट कर नहीं लिख सकते, तो जैसा दिया है वैसा ही आपको कॉपी करना है. आप लिखिएगा यहाँ पर glyceraldehyde having OH group, glyceraldehyde having OH group on the right and H atom on the left. Glyceraldehyde having OH group on the right and H atom on the left was arbitrarily given the configurational symbol, D, capital D. सब लोग ने यहां तक लिख लिया? फर्दर लिखिएगा इसमें mirror image of D, that is OH group on the left, and H atom on the right. OH group on the left and H atom on the right was given the configurational symbol L, was given
the configurational symbol L. अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपको लिखनी है, बिकॉज इसी के लिए ये सब किया था. द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यू राइट. Stereoisomer, any stereoisomer, which can be obtained, any stereoisomer which can be obtained from or converted into, which can be obtained from or converted into diglyceraldehyde. diglyceraldehyde, याद रखना D कैपिटल होना चाहिए. diglyceraldehyde will belong to D series, will belong to D series. सबने लिख लिया? Yes, sir. ओके, इसी में लिखना है any stereoisomer which can be obtained from, any stereoisomer which can be obtained from or converted into, which can be obtained from or converted into L-glyceraldehyde. L-glyceraldehyde will belong to L series, will belong to L series. सबने लिख लिया? L कैपिटल होना चाहिए. यस सर. गाइस, अब लिखना तो अपनी जगह पर है. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि ये जो आप L या D डिसाइड करोगे ना, जो भी आपको मॉलिक्यूल दिया हो उसमें जो बॉटम मोस्ट पार्ट हो, केवल आपको उसको चेक करना है. किसको चेक करना है? बॉटम मोस्ट पार्ट. वो ग्लिसरॉल्डिहाइड जैसा दिखेगा. जैसे मैं अगर आपको लिखकर एक दे दूं, मान लो एक बड़ा सा मैं लिखता हूँ CHO है, लेट अस से उसमें CHOH 3 लगे हुए हैं, उसके बाद जो आपको दिया है ऐसा. सो अगर आप देखोगे बॉटम मोस्ट पार्ट ये, तो ये क्या है बताइए? डी. D-O. क्या लिखेंगे इसका? डी. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो डी है, पहली चीज तो इसको एकदम हाईलाइट कर लो कि डी डज नॉट मीन डेक्स्ट्रोरोटेटरी. ठीक है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी एक्सपेरिमेंटल वे से आता है, और कैपिटल डी जो हमने लिखा हुआ है वो एक थ्योरेटिकल वे है कॉन्फ़िगरेशन लिखने का. डज नॉट, इसी तरह से एल, कैपिटल एल डज नॉट मीन लेवोरोटेटरी. हाँ, लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है, मान लो कि डी डैश और यहाँ प्लस लिखा हुआ है, तो तुम इसमें क्लियरली बता पाओगे कि ये तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, थ्योरेटिकल है, लेकिन ये क्या है? प्लस क्या इंडिकेट करता है? सर डी हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी. यानी कि आपको इस डी से पता नहीं चला कि वो स्मॉल डी फॉर्म है कि स्मॉल एल फॉर्म है, इससे पता चला. इसी तरह अगर मैं ये लिख दूं तो ये इंडिकेट करता है लेवो को, और ये वही वापस क्या? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन. Is it clear? Anybody having any confusion, any doubt? Please ask. Anyone?
किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है? नो सर। तो आप लोग होम असाइनमेंट 4 पे जाइए बेटा, और क्वेश्चन नंबर 11 अगेन आई विल से, आंसर आप मत देखना, बी जेन्यू। आप 11th का आंसर चैट बॉक्स में लिख कर दो, जो आपको समझ में आ रहा हो, बिकॉज मेरे को मालूम है कि आंसर लोग क्या लिखते हैं, और आप अगर कुछ एक्सप्लेनेशन दोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आई होप आप सही से आंसर दो, बट आंसर देख कर मत देना, ठीक है। फटाफट आंसर, राइट योर आंसर इन चैट। होम असाइनमेंट 4 पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 11। समझ में आ रहा है बेटा? यूपीएससी नेम है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन के साथ लिखना है। वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर आई डिस्कस, सबने सोच लिया? सर यस बेटा। आप 1 मिनट पीछे का पेज दिखाओ ना। ये वाला, ये और पीछे। ओके सर। ये क्या सबने सोच लिया क्वेश्चन के बारे में? Yes, sir. Yes, sir. देखो, अब कंपाउंड क्या दिया हुआ है? CHO, HOH, 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 HOH,
पहली चीज ये डिसाइड करना कि क्या इसको हम ग्लिसरॉल्डिहाइड वाले स्टाइल से कर पाएंगे, तो यस डेफिनेटली कर पाएंगे। आप देखो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड का पार्ट यहाँ अवेलेबल है। अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स इतने इमोशनल हो जाते हैं कि देखो क्लियरली मैंने बताया कि बॉटम मोस्ट पार्ट ही केवल आपका डी या एल डिसाइड करता है। क्या हमने इनके चीजों को देखा? यहाँ पर नहीं देखा। ओनली बॉटम मोस्ट पार्ट विल डिसाइड वेदर द कॉन्फ़िगरेशन इज डी और द कॉन्फ़िगरेशन इज कैपिटल एल। अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स इनके भी कॉन्फ़िगरेशन, जबकि इनका कोई कॉन्फ़िगरेशन से लेना देना नहीं है, इस पूरे को हम कैपिटल डी या कैपिटल एल बोलेंगे। हम कभी भी 2D 3D 4L 5D इस तरह के नाम नहीं देते, हम केवल लिखते हैं यहाँ पर कैपिटल डी या कैपिटल एल। और वो कौन डिसाइड करता है? बॉटम मोस्ट पार्ट पे आपको देखना है। तो बॉटम मोस्ट पार्ट वाला जो ग्लिसरॉल्डिहाइड जैसा आइडेंटिकल जैसा दिखता है, वो उसमें OH राइट है कि लेफ्ट है? तो आंसर इज राइट है। इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब डी है। क्या हम इसका प्लस माइनस डिसाइड कर सकते हैं? नो, क्योंकि वो हमको मालूम नहीं है और वो एक्सपेरिमेंटल डेटा है। फिर उसके बाद IUPAC नेम लिखो। 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है तो हेक्स आएगा। कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो ANE आएगा। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, एल आएगा। और कितने पर OH लगा हुआ है? 1 2 3 4 5, 5 पे। तो इनके नंबर के साथ आप डाल दो। 2 पे है, फिर 4 पे, सॉरी 3 पे भी है, 2 पे है, 3 पे, 4 पे, 5 पे और इवन 6 पे। फिर क्या हो जाएगा? पेंटा हाइड्रोक्सी। और हेक्स आएगा, एन का ई डिलीट हो जाएगा, अल, ये हो जाएगा। इसको आप गचरा कर दिए। आपने 2D 3D 4L ये सब लिखना जब चालू किया तो वहीं पर गलत हो गया। ये अकेला डी या एल होता है और कौन डिसाइड करता है? बॉटम मोस्ट पार्ट। ठीक है, कॉपी कर लो। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू आस्क। गाइस सबने कॉपी कर लिया? शुड आई रिमूव दिस पेज? Yes, sir. वैसे तो कॉन्फ़िगरेशन वाइज सब कुछ खत्म हो गया। एक छोटा सा नॉमेनक्लेचर है जो कभी कभी मतलब मिल जाएगा तुम्हें क्वेश्चंस में। ज्यादा तो नहीं आता है, आप बुकलेट में भी हो सकता है, रेयरली कहीं कोई क्वेश्चन आपको दिखेगा, बट फिर भी अपने तरफ से तो लिख कर रखना है हमको। आप लिखिएगा, एक नाम आता है एरीथ्रो एन 3, इस तरह का एक नॉमेनक्लेचर आएगा। एक्चुअली ये सब बायोमोलिक्यूल्स वाला पार्ट है
और थोड़ा बहुत वो इधर उधर डाल देते हैं। तो इसके अलावा भी और हैं, बट वो सब डिस्कशन अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन में आएगा देन वी विल डिस्कस, वरना तो ये सब अभी क्वेश्चंस नहीं पूछते। बट फिर भी मैं इसके बारे में आपको लिखा देता हूँ। आप मेरे को ये बताइए, एक सिंपल वे में मैं अगर आपको बताऊं, क्या आप बता सकते हो कि ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू? Diastereomers. वेरी गुड, वेरी गुड, डायस्टीरियोमर। तो ये जो एरिथ्रो और थ्रियो होते हैं ना, ये आपस में डायस्टीरियोमर्स होते हैं। इसमें ये बोला जाता है कि वो वाला डायस्टीरियोमर जिसमें आइडेंटिकल ग्रुप्स फिशर प्रोजेक्शन में एक तरफ हो, तो उसको बोलते हैं एरिथ्रो। ये हमारे लिए एरिथ्रो है, मैं आपको लिखा भी दूंगा। और जिसमें वो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसको हम बोलते हैं थ्रियो आइसो। बड़ा सिंपल है, मैंने आपको एकदम सिंपल स्टाइल में यहाँ पर बता दिया है, और आप नोट करके लिखिए उसको। रेडी? Yes, sir. लिखिएगा। A diastereomer is called erythro. A diastereomer is called erythro. If its Fisher projection shows, similar groups on the same side, similar groups on the same side of the molecule. तो इसी में लिखिएगा, a diastereomer is called trio if its Fisher projection shows similar groups on the opposite side of the molecule. Shows similar groups on the opposite side of the molecule. सबने लिख लिया? सबने ये कॉपी कर लिया बेटा जो सामने? Yes. चलिए ये भी हो गया, ये पार्ट दिस वाज आल्सो इम्पोर्टेंट। अब इसमें एक एक्चुअली हमको करना है, पहले भी थोड़ा बहुत तो किए ही है, बट आप लिखिएगा स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन, इसको स्क्वायर ब्रैकेट अल्फा करके रिप्रेजेंट करते हैं। लिखिएगा, specific rotation is used to compare rotating capabilities of
rotating capabilities of different optically active compounds. Different optically active compounds. आगे लिखिएगा, it is rotation produced by, it is rotation produced by a solution, it is rotation produced by a solution of length. It is the rotation produced by a solution of length 10 centimeter. 10 सेंटीमीटर के बदले वो 1 डेसीमीटर भी बोलेगा आपको. And unit concentration. Concentration actually density के टर्म्स में मेजर करते हैं, तो हम इसको लिखते हैं 1 ग्राम पर ml और 1 ग्राम पर cc. For the given wavelength of the light at the given temperature. For the given wavelength of the light at the given temperature. सबने डेफिनेशन लिख ली? Yes, sir. Yes, sir. फॉर्मूला इसका लिख सकते हैं. ये जो अल्फा है इसको ऑब्जर्व रोटेशन कहते हैं, डिग्री में होता है. सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिट जो एल और डी की है. एल मतलब लेंथ है तो इसको डेसीमीटर में होना चाहिए. डी मतलब डेंसिटी है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन, तो इसको ग्राम पर एमएल में लेना है. ये इंपॉर्टेंट है. अब मैं इसको पूरा भी लिख ही देता हूँ. ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन, और ये किस में लेना है? डिग्री में, अपॉन लेंथ ऑफ लेंथ को डेसीमीटर में लेना पड़ेगा. लेंथ जो सोल्यूशन आपने फिल किया पोलैरीमीटर में, और यहीं पर आपको लिखना है डेंसिटी. लिक्विड कॉन्सेंट्रेशन इसको बोलेंगे ग्राम पर एमएल. ठीक है, ये आप कॉपी कर लो. फिर इसके बाद लिखिएगा ऑप्टिकल रोटेशन. ऑप्टिकल रोटेशन डिपेंड्स ऑन number 1 structure of compound, number 2, ये केवल लिख कर रखना है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं. जो काम की चीज है वो जो बताऊंगा मैं. wavelength of the light used, temperature, nature of solvent used, फिर लिखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट लेंथ एंड concentration of solution in polarimeter. लेंथ एंड concentration सबने लिख लिया?
Yes, sir. अगर एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, जैसे एक एक्चुअली जैसे मैं अगर आपको एक 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 डी आइसोमर है और एक एल आइसोमर है, और उसका मैंने यहाँ 50% लिया और यहाँ 50% एल लिया, तो इसको क्या नाम देते हैं हम लोग? हमने डिस्कस किया था सर रेसमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 60% डी ले लेता हूँ और 40% एल ले लेता हूँ, तो क्या इसको आप रेसिमिक मिक्सचर बोल पाओगे? नो सर। नहीं, इसको हम बोलेंगे पार्शियली रेसिमिक। ये तो सही हो जाएगी चीज। बताइए इसमें कौन सी चीज एक्स्ट्रा है, कौन सा फॉर्म एक्स्ट्रा है? डी। सर डेक्स्ट्रो रोटेशन। डेक्स्ट्रो। अच्छा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस डेक्स्ट्रो का 40% जो है वो लेवो ऑप्टिकल रोटेशन में कैंसिल आउट कर देगा। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. यानी कि अगर नेट इसकी बात की जाए तो नेट में ये कितना बचेगा और कितना क्या होगा वो? सर 20% लेवो। 20% डेस्टो। इसका मतलब यहाँ पर एक इनैंशोमर ज्यादा अमाउंट में है, इसको हम नाम देते हैं इनैंशोमेरिक एक्सेस। ये वर्ड आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर में बहुत सारे क्वेश्चंस में ये यूज होगा। और इसको बोलते हैं ऑप्टिकल प्योरिटी। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो यहाँ पर कितनी आई? 20% डी। 20%। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब छोटी सी चीज मैं इधर पूछता हूँ आपसे, ये बताइए कि अगर ऑप्टिकल प्योरिटी if I write as 50%, तो बताइए। और ये अगर मान लीजिए कि इसमें एक्सिस में लेटस से एल है, तो बताइए उसमें कितने परसेंट डी फॉर्म होगा, कितने परसेंट एल फॉर्म होगा? सेवेंटी फाइव 25। वेरी गुड। 75 कौन सा होगा, डी के एल? एल। वेरी गुड। देखिए बहुत सिंपल है, अगर 50% ऑप्टिकल प्योरिटी है तो इसका मतलब है 50% रेसिमिक मिक्सचर होगा उसके अंदर। 50% है ना, 50% का मतलब होगा 25 डी एंड 25 एल। और 50% एक्सेस में एल कह रहा है वो, तो एल ले लो। तो फिर टोटल कितना हो गया? 75% एल हुआ और जो 25% है डी है। ठीक है, सो इससे उधर जा सकते हो, उससे इधर आ सकते हो, ये आप पूरा कॉपी कर लो। दिस पार्ट इज वेरी स्पेशल।
Anyone having any confusion, any doubts here? अब यहाँ should I remove this page बेटा? सबने कॉपी कर लिया? Yes. नेक्स्ट पार्ट थोड़ा अलग सा जो करना है अपने को, लिखिएगा एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। और यहाँ एक छोटे से नोट से शुरू करते हैं। Another way of finding whether the molecule is optically active or not. Another way of finding whether the molecule is optically active or not is by finding number one, plane of symmetry. Number one, plane of symmetry. Number two, center of symmetry. याद है प्लेन ऑफ सिमेट्री हमने पहले भी किया हुआ है। सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड इसके बाद लिखिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट वाला ये पार्ट है, एंड ऑल्टरनेटिंग, मतलब लास्ट वाला, सारा डिफिकल्ट नहीं है, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और फिर यहाँ पर एक नोट लिखिएगा, if the molecule contains if the molecule contains if the molecule contains at least if the molecule contains at least one of these elements of symmetry, if the molecule contains at least one of these elements of symmetry,
The molecule is symmetrical. The molecule is symmetrical. That means optically inactive, achiral. That means optically inactive, achiral. And if none of these elements of symmetry is present, if none of these elements of symmetry is present, the molecule is chiral. Chiral. Chiral means optically active. Optically active. गाइस किसी को यहाँ तक कोई डिफिकल्टी? लिखिएगा अभी पहला वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री. प्लेन ऑफ सिमेट्री. छोटा सा नोट लिखिएगा. This is an imaginary plane. This is an imaginary plane which divides molecule. This is an imaginary plane which divides the molecule into two identical halves. Such that one half of the molecule is mirror image of the another half. One half of the molecule is mirror image of another half. नेक्स्ट नोट इसमें लिखिएगा. A molecule of symmetry, a molecule which has plane of symmetry
will be achiral, optically inactive. Achiral, optically inactive. And a molecule which does not have any plane of symmetry. A molecule which does not have any plane of symmetry may or may not be optically active. May or may not be optically active. क्योंकि उसके लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि उसके अंदर ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है. प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ठीक है. ठीक है, मैं आपको आई एम गिविंग यू फ्यू एग्जांपल, जस्ट फाइंड आउट इनमें से कितनों के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है. एकदम सिंपल वाले एग्जांपल रखूंगा मैं. ये सिस फॉर्म है, ये ट्रांस फॉर्म है. फटाफट इसमें से बताइए बेटा, किस किस में इसमें आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है, किस में नहीं मिल रही है? जस्ट टेल मी. Sir, can you repeat last part of the note? लास्ट पार्ट कौन सा? मॉलिक्यूल विच डज नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री मे और मे नॉट बी कायरल, ये नहीं लिखा है? Yes, sir. A molecule which does not have any plane of symmetry may or may not be chiral, optically active. बड़ा आंसर बताइए बेटा. राइट इन योर चैट बॉक्स. वेरी गुड. वरुण, विवान, वेरी गुड. अदर स्टूडेंट्स आल्सो पार्टिसिपेट. वेरी गुड. गाइस, आई बिलीव सबने सोच लिया होगा. ये बहुत ही आसान से एग्जांपल्स है, अभी आपको डिफिकल्ट वाले भी दूंगा.
ये तो बहुत ही आसान है। देखो इसमें अगर तुम सोचोगे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो कुछ इस तरह से ड्रॉ करोगे, है ना। तो क्लियरली एच के सामने एच दिखाई दे रहा है, बी आर के सामने बी आर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर यस डेफिनेटली यू विल से प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसके नीचे क्या लिख दोगे, ऑप्टिकली एक्टिव की इनएक्टिव? ये Inactive. ऑप्टिकली इनएक्टिव। सिस फॉर्म एक्चुअली जो आएगा ना तुम्हारा, वो मोस्टली इस तरह से अगर कभी होगा एडजेसेंट इस तरह से, तो बहुत बार वो तुम्हारा इनएक्टिव आएगा। सब हर बार तो वो आपको चेक करना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या कंफ्यूजन में गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन आपको जनरली वो इनएक्टिव ही मिलेगा। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, मिसिंग है। एच के सामने बी आर, बी आर के सामने एच दिखाई दे रहा है। वैसे मैं लिख भी देता हूँ यहाँ, ये मॉलिक्यूल एक्टिव है। दूसरी इसमें चेक करने की जरूरत वैसे है, लेकिन आपको उतना कुछ नहीं है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ऑप्टिकली एक्टिव। ये वाला फॉर्म तो हमने क्लासरूम में किया हुआ है पहले से ही। इसमें तो ये साफ साफ प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो मिरर का काम कर रही है। सो ये भी हमारे लिए हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। और इस वाले को देखोगे ना, तो इसमें ये वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे सोचो। ये तो आप देखो, उधर एच है, इधर एच है, उधर ओ एच है, उधर ओ एच है, सी ओ एच है, सी ओ एच है। तो ये आपके पास यहाँ पर वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री में लिख देता हूँ। तो ये भी क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। Inactive. तो कॉपी कर लो बेटा ये सारे एग्जांपल्स। Then should I remove this? Yes, sir. मैं कुछ डिफिकल्ट आपके केसेस लिखता हूँ। फटाफट इसका आंसर बताइए बेटा। गुड।
आगे बच्चे भी आंसर दें बेटा। वेरी गुड। सोचो आप प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में, डेफिनेशन आपके पास है। वेरी गुड। वेरी गुड। और बच्चे आंसर दें भाई। देखिए हेल्प करता हूँ मैं आपको। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए प्लेन ऑफ सिमेट्री वाले और आपको इस तरह से मॉलिक्यूल ड्रॉ करके दिया हो, तो सबसे पहले आप थोड़ा आइडेंटिकल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करो कि अगर कोई प्लेन होगा तो वो दो पॉइंट्स एक जैसे कौन से होंगे। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये और ये नहीं लगता है आइडेंटिकल पॉइंट्स है, ये और ये आइडेंटिकल पॉइंट्स है। इसका मतलब अगर मैं प्लेन यहां से कट करता हुआ लेके जाऊंगा, विजुअलाइज कर पा रहे हो, ये वाला प्लेन, तो ये उस प्लेन के इधर है, ये पॉइंट इसका मिरर इमेज जैसा दिखाई देगा। यानी अगर यहाँ पर कोई चेंजेस ना हो तो आपको परफेक्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई देगी। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। अब आप ये, अच्छा इसमें एक और बात याद रखनी है कि जो जिन कार्बन एटम्स को कट करता है ना प्लेन, आधा कार्बन उधर आधा कार्बन इधर, आधा कार्बन उधर आधा कार्बन इधर, दैट इज एक्चुअली वो इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई ग्रुप या मॉलिक्यूल से भी कट करता तो आधा मॉलिक्यूल उधर और आधा मॉलिक्यूल इधर मान लेते हैं हम लोग। अब आप इसमें देखो, इस वाले में भी अगर मैं उसी वाले प्लेन को लूं तो कैन यू विजुअलाइज कि ये जो मिथाइल है आधा उधर जाएगा आधा इधर आएगा कट होकर के, और ये कोई टेंशन नहीं, इनमें सभी एक जैसा है। ठीक है। अब इसमें एक बात ये याद रखनी, मान लो ये मिथाइल मैं यहाँ के बदले यहाँ लगा देता तो भी मेरा आंसर वही होता, मैं किसी और उधर से देखता तो मैं उसको फिर इसी में कन्वर्ट कर देता। मतलब जो आपका ये मिथाइल लगा है एक्सियल पोजीशन पे, वो मैं किसी भी पॉइंट पे लगाऊं वो मेरा नंबर 1 पॉइंट होगा, तो मैं उसको इस तरह की डिजाइन में लिख सकता हूँ वापस से, तो वो मेरे लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला ही केस होगा। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? क्लियर है सबको? यस सर। अब इसमें इट डज नॉट मैटर कि वो एक्सियल था कि इक्वेटोरियल था, वो प्लेन तो वही वाला आएगा, यानी इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसको भी कॉपी कर लो। तो तीनों तो थर्ड केसेस वाले में केस प्लेन में ऑफ सिमेट्री आ गया। क्या बड़ा? थर्ड वाले केस में कैसे आएगा? अरे भाई ये मिथाइल ही तो है, ये आधा मिथाइल उधर जाएगा प्लेन के, आधा इधर आएगा। मैं इस पॉइंट से कट कर रहा हूँ ना, ये पॉइंट से अटैच जो भी एटम या ग्रुप होगा वो आधा आधा कट हो जाएगा, ऐसा है। ओके सर। रिमूव दिस। सबने सोच लिया, लिख लिया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको क्या बताई, वो आइडेंटिकल पॉइंट्स को फाइंड आउट करिए। अब आप देखो, इसको हटा दें। सबने कर लिया बेटा कॉपी? Yes, sir. ये केस लेते हैं। बताइए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी क्या? यस सर। यस। अब आपने क्या दिमाग लगाया, आइडेंटिकल पॉइंट्स को फाइंड आउट करो।
देखो ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। मतलब एक ऐसा प्लेन आएगा जो ऐसा आपको समझ लो कट करके देगा। इज इट क्लियर? भाई ये थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल, इसलिए तुम्हें यहाँ पर टेढ़ा दिख रहा होगा, बट वो होगा तो उसी स्टाइल में ना। तो ये आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। अब अगर मान लीजिए एक सिचुएशन में ऐसी बना दूं, यहाँ पर एक मिथाइल लगा दूं, तो क्या बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री में कोई डिफिकल्टी आएगी? नो नो सर। सर। नहीं, यानी फिर से वही प्लेन ले लोगे। लेकिन अगर मैं कहीं और ये मिथाइल लगा दूं तो प्रॉब्लम आ जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हो? क्योंकि आइडेंटिकल पॉइंट्स फिर आपको नहीं मिलेंगे। ये भी आप कॉपी कर लो। Then should I remove this बेटा? यस सर। चलिए, अब आप नेक्स्ट यहाँ पर लिखिएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। पहले डेफिनेशन लिखिएगा। इट इज अ पॉइंट, it is a point within the molecule it is a point within the molecule from which any straight line from which any straight line when drawn on one side and extended an equal distance extended an equal distance on the other side will meet identical atoms or groups on both sides. I repeat, it is a point within the molecule from which any straight line when drawn on one side and extended an equal distance
on the other side will meet identical atoms or groups on both sides. Guys, एक बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है जिसको बोलते हैं मेसोटार्ट्रिक एसिड. उसको अगर इस तरह से ड्रॉ करेंगे, अब आप देखो इसमें ये चेक करने के लिए कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री इन्वर्जन सेंटर है कि नहीं है, तो एकदम सेंटर पे आपको जाना है, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री तो सेंटर पे ही होगी. तो वहां से आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि आपने इस डायरेक्शन में गए, आपको कौन सा ग्रुप मिला, OH. तो पॉइंट क्या है कि इस तरफ भी उतनी डिस्टेंस पे आपको OH मिलना चाहिए. मिल गया, यानी पॉसिबिलिटी है इन्वर्जन सेंटर की. इसी तरह से आप इधर जाइए और उतनी डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन में जाइए. इस मिल गया तुम्हें दोनों तरफ H, इसका मतलब पॉसिबिलिटी है. सारे ग्रुप्स को आपको चेक करना पड़ेगा. इधर गए COH मिल गया, इधर उतनी डिस्टेंस पे COH मिल गया. दैट मींस दिस इज इन्वर्जन सेंटर. एनीवन हैविंग एनी डाउट? नो सर. ये भी आप कॉपी कर लेना. And if a molecule has center of symmetry, it will be optically inactive. तो ये एक्चुअली ऑप्टिकली इनएक्टिव वाला केस है. Done. Should I remove this? Yes, sir. देखो एक दूसरा एग्जांपल दिखाते हैं. अब आप इसको देखो. इसका नाम तो वैसे मैं लिख देता हूँ, कोई जरूरत नहीं है नाम की यहाँ पर. इसमें देखिए ये पॉइंट लिया सेंटर, इधर गए C6H5, इधर गए C6H5, इधर गए H, इधर गए H, इधर गए COH, इधर गए COH. यानी कि ये पॉइंट भी हमारे लिए इन्वर्जन सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ सिमेट्री. इसको भी कॉपी कर लो. और सब लोग ये पॉइंट जरूर लिख लेना. इफ मॉलिक्यूल हैज सेंटर ऑफ सिमेट्री, देन इट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव. और ये सब जो है आप रिवाइज कर लेना. ये भी थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है. आप इसको रिवाइज करिए. जो भी डाउट्स आते हैं वो हाईलाइट करके रखिए. वो नेक्स्ट लेक्चर में पूछे जरूर, लेकिन वो भी जब आप रिवाइज करेंगे बाद में तो आपको क्लैरिटी होगी कि भाई ये पढ़ा था, इस पे डाउट आया था. तो आप अच्छे से डाउट आज ही जाकर रिवाइज करना है. अगर 2 दिन भी आपने इधर उधर किया तो सब गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है? एनी कंफ्यूजन? नो सर. तुमने कॉपी कर लिया बेटा ये? यस सर. ओके.